मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इतिहास पार्ट 4 किसान और काश्तकार चैप्टर को समझा रही थी। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र पार्ट 4 संस्थाओं के कामकाज चैप्टर को समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में सरकारों के जो कई कार्य होते हैं वो शासकीय संस्थाओं द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब किसी देश को चलाने में राजनीतिक संस्थाओं की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। वे कर लगाती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर व्यय करती है। तो ये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। मतलब कुछ व्यक्तियों को गतिविधियों को चलाने के लिए निर्णय करना होता है, कुछ व्यक्तियों को निर्णय को लागू करना होता है, और अगर इन निर्णयों या लागू करने में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो ये तय करे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मुझे इन संस्थाओं के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता है। संस्थाओं के साथ नियम तथा क्या होते हैं, कानून जुड़े होते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संस्थाओं का क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों संसद, जिसे हम देश की क्या कहते हैं, विधायिका, लेजिस्लेचर भी होते हैं। तो बच्चों, शासकीय व्यवस्थाओं, शासकीय संस्थाओं में व्यवस्थापिका जो होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार भारत में क्या है, भारत में एक संघीय व्यवस्थापिका है। तो हमारे भारत में कैसी व्यवस्थापिका पाई जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संघीय व्यवस्थापिका पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा जिसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है, और दूसरा होता है बच्चों राज्यसभा, जिसे संसद का उच्च सदन कहते हैं। इज इट क्लियर। तो शासकीय संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, हमारी व्यवस्थापिका, जिसे देश की संसद कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों लोकसभा। तो बच्चों, लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है जनता के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष से अधिक हो, उसे ही क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। तथा एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है बच्चों, एक ही उम्मीदवार का चुनाव होता है, और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं उसे ही क्या कर दिया जाता है, विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। लोकसभा को हम लोग प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये संसद का सबसे लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, जनता द्वारा होती है। राज्यसभा संसद का क्या है बच्चों, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा। तो संसद का द्वितीय सदन है, जिसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद का उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। तो इसके सदस्यों का चुनाव किससे होता है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं, इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि कुछ सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा क्या है बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है।
परंतु इसके सदस्य क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। तो राष्ट्रपति भी हमारा क्या होता है, संसद का एक अंग होता है। ये संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, संसद का एक अंग होता है। तो बच्चों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, संसद कहलाते हैं। इसे क्लियर? तो संसद के दिन हम क्या होगा हमारे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा को विघटित करने तथा लोकसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति ही संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसके पश्चात ही कोई विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति के उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो भारत में हमारी कैसी है, भारत में हमारी संसदीय सरकार है, संसदीय सरकार है। कैसी सरकार है बच्चों, भारत में हमारी संसदीय सरकार है। अतः शासकीय संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली संस्था हमारी क्या है, संसद। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था संसद। संसद को क्या कहते हैं, देश की व्यवस्थापिका भी कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के अगर अंग के बारे में पूछा जाएगा तो संसद के अंग में हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति हमारा क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति संसद का के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन इनको संसद का अंग माना जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही कोई विधेयक कानून बनता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसद की आवश्यकता क्यों है। Why we need legislature? संसद की आवश्यकता क्यों है बच्चों? संसद की आवश्यकता निम्न कारणों से है। किसी भी देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो संसद को होता है। कानून बनाने का सबसे बड़ा जो अधिकार होता है बच्चों, किसका होता है? सबसे बड़ा अधिकार हमारा होता है संसद का, संसद का। क्लियर? तो संपूर्ण विश्व की जो संसदें होती हैं नए कानून बना सकती हैं, कानूनों में संशोधन कर सकती हैं और उन्हें समाप्त भी कर सकती हैं। तो बच्चों, संसद का क्या कार्य होता है, कानून भी बना सकती है, कानून में अगर सुधार करने की जरूरत है तो सुधार भी कर सकती है और उन्हें समाप्त भी कर सकती है। तो संपूर्ण विश्व में जो संसद होती है सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। सरकार के पास जो भी धन होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की स्वीकृति के बाद ही जो सार्वजनिक धन को व्यय किया जा सकता है। मतलब अगर हमको पब्लिक वेल्थ को अगर खर्च करना है पब्लिक फैसिलिटीज में, तो बिना संसद की स्वीकृति के बिना हम सार्वजनिक धन का व्यय नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक मामलों या किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही क्या है, हमारा सर्वोच्च संघ है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी वजह से हमको क्या है कि संसद की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं संसद के कार्य, शक्तियां या अधिकार। संसद के कार्य, शक्तियां, कार्य भी बोल सकते हैं, शक्तियां भी बोल सकते हैं या अधिकार भी बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं संसद के कार्य, शक्तियां, अधिकार। तो भारतीय संसद क्या है, हमारी पूर्ण प्रभुत्व संघीय व्यवस्थापिका है। पूर्ण प्रभुत्व संघीय व्यवस्थापिका है। ठीक है बच्चों, भारतीय संसद हमारी क्या है, पूर्ण प्रभुत्व संघीय व्यवस्थापिका है। तो संसद की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों क्या है, कानून निर्माण संबंधी कार्य। तो फर्स्ट इसका कार्य क्या है, कानून निर्माण संबंधी कार्य। पहला कार्य क्या करती है संसद, कानून निर्माण संबंधी कार्य करती है।
तो बच्चों संसद का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रमुख कार्य देश के लिए क्या है? कानूनों का निर्माण करना, टू मेक लॉ, कानून बनाना। अतः संसद को नए कानून बनाने, आवश्यक कानूनों को समाप्त करने या कानूनों में संशोधन आदि करने का अधिकार होता है। तो संविधान में बच्चों, हमारे भारत के संविधान में निर्माण संबंधी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। तो ये हमारे जो निर्माण संबंधी शक्तियां हैं उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और थर्ड हमारा बच्चों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो हमारे संविधान में निर्माण संबंधी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बच्चों जो हमारी संसद है वो संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। मतलब जो संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर हमारी संसद कानून बना सकती है। संसद उन समस्त विषयों पर भी कानून बना सकती है जिन विषयों का अनुसूची में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के, मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर तो संसद कानून बनाती है, लेकिन कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी क्या होता है कि संसद हमारी कानून बना सकती है। तो संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करके ही कानून बन सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कार्य क्या हो गया? कानून निर्माण संबंधी कार्य, जो इसका मुख्य कार्य है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट कार्य की बात करते हैं। सेकंड हमारा है प्रशासन संबंधी अधिकार। प्रशासन संबंधी अधिकार। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं प्रशासन संबंधी अधिकार में भारतीय संसद क्या करती है? हमारी मंत्री परिषद पर नियंत्रण करती है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, तो बच्चों ये जो भारतीय संसद है हमारी क्या करती है? मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। इस कार्य के लिए संसद 4 प्रकार के प्रस्तावों का प्रयोग करती है। मतलब मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के लिए जो हमारी संसद है वो 4 प्रस्तावों का प्रयोग करती है। फर्स्ट है हमारा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, क्या बच्चों? सेकंड हमारा आता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। थर्ड हमारा आता है बच्चों अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और फोर्थ हमारा होता है शासन नीति संबंधी प्रस्ताव। शासन नीति संबंधी प्रस्ताव। इज इट क्लियर? तो मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के लिए संसद 4 प्रकार के प्रस्तावों का प्रयोग करती है। कटौती प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और शासन नीति संबंधी प्रस्ताव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसका कार्य आता है वित्त संबंधी अधिकार। वित्त संबंधी अधिकार, ठीक है बच्चों। संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है सरकार के आय व्यय को निश्चित व नियंत्रित करना। मतलब सरकार के आय व्यय का ब्यौरा निश्चित करना किसका कार्य है? संसद का कार्य है। तो संसद का क्या होता है? वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है। संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब संसद के सामने प्रत्येक वर्ष जो वित्त मंत्री होता है वो वार्षिक बजट को प्रस्तुत करता है। जब तक संसद बजट को स्वीकृति न प्रदान करे तब तक सरकार द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। मतलब फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है?
संसद से मिलता है। जब तक संसद उस वार्षिक बजट को स्वीकृति नहीं देती तब तक सरकार द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। कभी कभी सरकार के समक्ष अप्रत्याशित व्यय भी आ जाते हैं, जैसे कि मतलब देवी आपदा कोई हो गई, युद्ध हो गया, तो ये हमारे क्या है, हमारे मतलब अचानक से होने वाले जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते, तो उसमें हमको व्यय करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है, सरकार लोकसभा के समक्ष पूरा बजट प्रस्तुत करती है और तथा उसे पारित करती है। तो ये हमारा क्या हो गया, वित्त संबंधी अधिकार हो गया संसद का। नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों, न्याय संबंधी अधिकार। न्याय संबंधी अधिकार, ठीक है, न्याय संबंधी अधिकार। तो इसमें हम बात करते हैं कि संसद को न्याय संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध कोई भी कार्य करे अथवा संविधान का उल्लंघन करे तो संसद उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसे उसके पद से हटा सकती है। मतलब अगर हमारा भारत का राष्ट्रपति संविधान का विरोध करता है, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो क्या होता है कि जो हमारी संसद होती है वो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को क्या कर सकती है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। संसद अपने प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति से अनुरोध करके अयोग्य और भ्रष्ट न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। मतलब न्यायाधीशों को हटाने का भी अधिकार संसद के पास होता है। तो ये इसके क्या हो गए, न्याय संबंधी अधिकार हो गए। नेक्स्ट आता है बच्चों, संविधान में संशोधन का अधिकार। संविधान में संशोधन का अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार। तो बच्चों संसद को संविधान में संशोधन का भी अधिकार प्राप्त होता है। संसद संविधान के कुछ अनुच्छेदों में साधारण बहुमत से, कुछ अनुच्छेदों में 2/3 बहुमत से तथा कुछ अनुच्छेदों में विधान मंडलों के अनुमोदन के साथ संशोधन कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो ये अधिकार भी किसके पास होता है, संसद के पास होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन मतलब चुनना, निर्वाचन संबंधी अधिकार। इज इट क्लियर, निर्वाचन संबंधी अधिकार। तो बच्चों संसद के सदस्य एवं राज्यों तथा संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, संसद के सदस्य संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तथा संसद के दोनों सदनों के सदस्य क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी अधिकार भी संसद को प्राप्त है। उसके बाद अन्य अधिकारों में जैसे बच्चों आ जाता है कि संसद को राज्यों के नाम बदलने, उनकी सीमाओं को बदलने तथा नए राज्य बनाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे संसद के कार्य हो गए। कानून निर्माण संबंधी अधिकार, प्रशासन संबंधी अधिकार, वित्त संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार, निर्वाचन संबंधी अधिकार। तो ये सब हमारे अधिकार किसके हो गए, संसद के कार्य, शक्तियां या अधिकार हो गए। So that's all for today students. I will continue this chapter in my next video. Thank you for attending the class.